नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाले प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक विचारक में सबसे पहले हमने समझौतावादी विचारकों को लिया था और समझौतावादी विचारकों में हम हॉब्स को पढ़ लिए के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब पिछले व्याख्यानों में जैसे हम जॉन लॉक के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने जॉन लॉक के जीवन परिचय के बारे में एक व्याख्यान में समझा, फिर उनके मानव स्वभाव संबंधी विचारों को समझा, फिर उनकी प्राकृतिक अवस्था के संबंधी विचार के बारे में चर्चा की। आज हम महान पाश्चात्य विचारक जॉन लॉक के सामाजिक समझौते संबंधी विचार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि जॉन लॉक के मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का चित्रण था, उसमें हमने पाया कि जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य बुद्धिजीवी है, नैतिक है और जो प्राकृतिक अवस्था है वो अधिकारों से युक्त है, उसके अपने प्राकृतिक कानून थे और उस अवस्था में मानव को संपत्ति का, सुरक्षा का, संपत्ति का, जीवन का और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्राप्त थे और उन अधिकारों के साथ मानव नैतिकतापूर्ण जीवन जी रहा था। लेकिन उस प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए एक समझौते के माध्यम से एक राज्य की स्थापना करता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक अवस्था के चित्रण के बाद जॉन लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के कारणों और उनके निर्माण की मीमांसा को निम्नलिखित रूप से वर्णित किया है। प्राकृतिक अवस्था के वर्णन में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य का जीवन सामाजिक था। जैसा कि लॉक कहता है कि मनुष्य जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य का जीवन सामाजिक था, उसमें सब मनुष्य समान थे, सभी को जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे, लोगों में शांति, सद्भावना, सहयोग की भावना थी, उन पर प्राकृतिक नियमों का शासन था, सभी व्यक्तियों को इन नियमों को स्वयं लागू करने और उन्हें भंग करने वाले को दंड देने का अधिकार था। ये बात समझ में आई कि प्राकृतिक अवस्था में सभी को जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार था, सभी लोग शांति, सद्भावना और सहयोग की भावना से जीवन यापन कर रहे थे और जो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम थे, उन नियमों को व्यक्तियों को, सभी को स्वयं को लागू करने और उनको भंग करने वाले को दंड देने का अधिकार था। इसी अव्यवस्था के कारण आगे लॉक एक समझौता की कल्पना करता है और समझौते के माध्यम से इन नियमों को व्याख्या करने और नियमों को लागू करने और नियमों को भंग करने वालों को दंड देने की शक्ति उस राज्य नामक संस्था को सौंपता है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक नियमों को लागू करने, उनको भंग करने वाले को दंड देने के व्यक्तिगत अधिकार ने ही प्राकृतिक अवस्था में शांत वातावरण और सुखी जीवन को युद्ध की स्थिति और कष्टमय जीवन में परिवर्तित कर दिया था। इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति आत्महित के आधार पर प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने लगा और प्रतिशोध की भावना से एक दूसरे को दंड देने लगा। इसके साथ ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के नहीं रहने से लोग असुविधाओं का अनुभव करने लगे, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति खतरे में पड़ने लगी, दूसरे के आक्रमण, अतिक्रमण का भय बना रहा। इस प्रकार इन सुविधाओं से सुरक्षा पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक समझौते द्वारा राज्य के निर्माण की बात सोचने लगा। अतः उन मनुष्यों के साथ सम्मिलित हो जाता है जो अपने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की पारस्परिक सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण करने के लिए तत्पर है। लॉक के शब्दों में मनुष्य द्वारा राज्य के निर्माण और सरकार की अधीनता स्वीकार किए जाने का महान और मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की सुरक्षा था। लॉक जो सामाजिक समझौते के निर्माण की बात करता है वो इसलिए करता है कि प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं से बचने और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए सभी मनुष्य सामाजिक समझौते द्वारा राज्य का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए ये समझौते प्रत्येक व्यक्ति का सभी व्यक्तियों के साथ होता है। इस तरह समझौते का स्वरूप सामाजिक है। लॉक के समझौते की प्रमुख बात क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का सभी व्यक्तियों के साथ होता है। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति इस समझौते का एक पार्ट है
और इस समझौते के नियम सब पर लागू होंगे। इस तरह ये समझौता सामाजिक है। ये स्पष्टतः समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने उन प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करता है जिनके कारण प्राकृतिक अवस्था में अराजकता और अव्यवस्था फैलती है। हॉब्स के सामाजिक समझौते में प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समर्पित करता है। लॉक के और हॉब्स के समझौते में क्या अंतर प्रमुख रूप से आया कि लॉक कहता है कि अपने समझौते के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति केवल उन प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करता है जिनके कारण प्राकृतिक अवस्था में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति आई थी, ना कि सारे प्राकृतिक अधिकारों का, जैसा कि हॉब्स करवाता है कि हॉब्स का समझौते में प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को एक व्यक्ति या समूह को समर्पित कर देते हैं, जबकि लॉक के समझौते में प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करता है जिनके कारण प्राकृतिक अवस्था में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी। दूसरी ओर लॉक के सामाजिक समझौते में प्रत्येक व्यक्ति अपने कुछ अधिकारों को संपूर्ण समाज को सौंपता है। लॉक के सामाजिक समझौते का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को समाज के आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति जिन प्राकृतिक अधिकारों को समाज को समर्पित करता है वे हैं अपने आप प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने का अधिकार, उनको क्रियान्वित करने का अधिकार, उनको भंग करने वालों को दंड देने का अधिकार। इस प्रकार प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करना, उनको लागू करना, उनके अनुसार दंड देने का कार्य हो जाता है। व्यक्ति अपने जिन अधिकारों को राज्य को सौंपता है उनके बदले उसको समाज से जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। लॉक समझौते के माध्यम से जिन प्राकृतिक अधिकारों का समर्पण प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को करवाता है, उसकी एवज में उस सभी व्यक्तियों से या उस सामाजिक व्यवस्था से, उस समाज से अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी भी लेता है। तो वो इस हाथ देता है, दूसरे हाथ लेता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है लॉक का समझौते का कि व्यक्ति इसलिए समझौता करता है ताकि उसकी संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित रह सके। व्यक्ति अपने जिन अधिकारों को राज्य को सौंपता है उनके बदले उसको समाज में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। व्यक्ति इन अधिकारों को राज्य को हस्तांतरित न करके मौलिक अधिकारों के रूप में अपने पास रखता है ताकि वह राजनीतिक शक्ति को मर्यादित कर सके। गेटेल कहता है कि जॉन लॉक का समझौता विशिष्ट उद्देश्य के लिए है और सीमित है। हॉब्स के समझौते के समान सामान्य और व्यापक नहीं है। इसीलिए ही लॉक को उदारवाद का जनक, मौलिक अधिकारों का जनक और सीमित सरकार के जनक के रूप में जाना जाता है। अब इन बातों की चर्चा करने के बाद जो हॉब्स का लॉक का जो सामाजिक समझौता है उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं निकल कर आती हैं। उन विशेषताओं में हम पहली पाते हैं कि लॉक दो समझौते करवाता है। लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत दो समझौते होते हैं। पहले में राज्य का निर्माण होता है, दूसरे में सरकार का गठन होता है जो कि मौलिक समझौते की उपबंधों को क्रियान्वित करती है। तो पहला जो समझौता है राज्य का निर्माण होता है, वो राज्य का निर्माण करने के बाद जो व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है उसके बाद उसको समझौते से अलग नहीं हो सकता। और दूसरा जो है, दूसरे समझौते में जो अपनी सहमति से सरकार का निर्माण करते हैं वो बदला जा सकता है अगर वो उनकी अधिकारों की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है। दूसरी विशेषता है समझौता जनता की सहमति पर आधारित है। लॉक का समझौता एक सर्वसम्मत समझौता है जो जन इच्छा और सहमति पर आधारित है। कोई भी बिना सहमति के इस नवीन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लॉक का मानना है कि सहमति ही विश्व के प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। तो सबसे प्रमुख विशेषता है लॉक के समझौते की, कोई भी इसमें जबरदस्ती से शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा प्राकृतिक अवस्था के चित्रण में लॉक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है, नैतिक है,
तो उसको ये इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो इस समझौते में शामिल हो या नहीं हो। तो जो शामिल होगा वो ही इस समझौते की शर्तों को मानेगा, जो शामिल नहीं होना चाहता वो प्राकृतिक अवस्था में रह सकता है। अगली जो विशेषता है कि सभी अधिकारों का त्याग नहीं। लॉक के समझौते की स्पेशल विशेषता है कि हॉब्स की तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का समझौते के माध्यम से त्याग नहीं करता, बल्कि केवल उन प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करता है जिसके कारण प्राकृतिक अवस्था में अव्यवस्था और अराजकता आई थी, और वह जीवन और संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों को अपने पास रखता है और उनके द्वारा राजनीतिक पर नियंत्रण स्थापित करता है। शासक समझौते का पक्ष है। लॉक के समझौते की प्रमुख विशेषता है कि यह सब पर लागू होता है। शासक भी इसका एक पक्ष होता है, अतएव समझौते की शर्तें शासक पर भी लागू होती है और उसको भी उन समझौतों की शर्तों का पालन करना आवश्यक नहीं है। जबकि हॉब्स के समझौते में शासक उस समझौते का पक्ष नहीं है, वो उसकी उपज है, इसलिए वो समझौते की शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि लॉक के समझौते में शासक भी समझौते की शर्तों को मानने के लिए बाध्य है। अगली जो विशेषता है वो है सीमित सरकार। लॉक द्वारा समझौता हॉब्स के लेवियातन के समान किसी संप्रभु सत्ताधारी का निर्माण नहीं करता। जैसे कि गेटेल कहता है कि वास्तविकता यह है कि लॉक की पुस्तक में प्रभु सत्ता शब्द का उल्लेख भी नहीं हुआ है। वस्तुतः समझौता ऐसे राज्य का निर्माण करता है जिसके शासक राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें शक्तियां राज्य से मिलती है। हॉब्स का समझौता ऐसे राज्य का निर्माण नहीं करता। लॉक की सरकार सीमित होती है, उसकी शक्तियों पर जनता का नियंत्रण रहता है। सरकार पर अगली जो विशेषता है, सरकार पर दोहरा नियंत्रण। लॉक राजनीतिक शक्ति या सरकार पर दोहरा नियंत्रण रखने की व्यवस्था करता है। उस पर पहला नियंत्रण व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का है और दूसरा नियंत्रण प्राकृतिक नियमों का है, क्योंकि वह किसी भी दशा में नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। सरकार पर दोहरा नियंत्रण है। एक तो उस पर यह जिम्मेदारी है कि उसका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति, उनका रक्षण के लिए है। दूसरा, वो प्राकृतिक नियम जिनके अनुसार उसको चलना है उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। लॉक का कहना है कि प्राकृतिक नियमों के बंधनों का राजनीतिक समाज में अंत नहीं होता। डायल का भी कहना है कि जिस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक नियमों के बंधन में है, उसी प्रकार नवीन राजनीतिक शक्ति भी इन नियमों के बंधन में रहेगी। अटल समझौते। लॉक का समझौता हॉब्स के समझौते के समान अटल है, क्योंकि एक बार होने पर उसको रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसी तरह से बाद की पीढ़ियों पर लागू नहीं माना जा सकता जिस प्रकार यह इसे संपन्न करने वाला लागू होती है, संपन्न करने वाले पर लागू होती। बाद की पीढ़ियों के समझौते के प्रति स्वीकृति जानने के लिए लॉक यह सुझाव देता है कि अगर बाद की पीढ़ियां समझौते द्वारा स्थापित व्यवस्था को स्वीकार करती है तो उसे उनकी स्वीकृति समझी जानी चाहिए। इसका मतलब यूँ कि लॉक कहता है कि जिन्होंने ये समझौता स्वीकार किया है उनकी आने वाली पीढ़ी भी अगर इस समझौते के अनुसार ढल जाती है और विरोध प्रतिरोध नहीं करती तो उनकी ये स्वीकृति मानी जाएगी और वो इस समझौते के बाउंडेशन या प्रतिबंधों को मानेंगे और उनकी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। अगर वो इनका प्रतिरोध करती है, अलग रहना चाहती है, तो वो अलग हो सकती है, लेकिन एक बार इस समझौते की शर्तों में आ गए तो फिर अलग नहीं हो सकते। लॉक के अगली जो विशेषता है समझौते की, उसमें बहुमत के शासन को स्थापित किया गया है। लॉक का समझौता शासन को किसी निरंकुश व्यक्ति को ना सौंपकर बहुसंख्यकों के हाथ में देता है। इसका अर्थ है कि लीग बहुमत के शासन का समर्थन करता है। अगली जो विशेषता है लॉक के समझौते की, वो है जनता को विद्रोह करने का अधिकार। शासक और सरकार की स्थापना मनुष्यों के समझौते और सहमति पर आधारित होती है। अतः यदि सरकार निश्चित कार्यों को पूरा करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता विद्रोह करके उसे पदच्युत कर सकती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि जनता को विद्रोह करने का अधिकार। अगर सरकार उसके अधिकारों को सुरक्षित करने में सक्षम नहीं है तो जनता उसके प्रति विद्रोह कर सकती है और सरकार को बदल सकती है। इस प्रकार आज हमने लॉक के सामाजिक समझौते के संबंधी विचार पढ़े। उसमें पाया कि लॉक प्राकृतिक
अवस्था में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसे समझौते की कल्पना करता है जिसमें सभी व्यक्ति शामिल हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने उन प्राकृतिक अधिकारों का समाज के प्रति परित्याग करता है जिनके कारण अव्यवस्था थी। उनमें प्रमुख थे कानूनों की व्याख्या करना, कानूनों को लागू करना और कानूनों को नहीं मानने वाले को दंड देने की व्यवस्था करने से संबंधित जो अधिकार थे उनको प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए समर्पित करता है और उसकी एवज में अपने व्यक्तिगत अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की गारंटी पाता है। और इस समझौते के माध्यम से पहले 2 समझौते करता है। प्रारंभिक समझौते में राज्य का निर्माण होता है जिससे मनुष्य जो प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक जीवन जी रहा था उससे आगे बढ़ के राजनीतिक अवस्था में प्रवेश करता है और राज्य के निर्माण के बाद व्यक्ति सरकार का निर्माण करता है ताकि वो इस समझौते की नियमों को लागू कर सकें। धन्यवाद। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम लॉक के आगे के राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे।